हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर। तो बच्चों, आज हम कवर करेंगे वेटिंग फॉर द रेन इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर सभी। तो लास्ट तक जुड़े रहिए वीडियो में, ठीक है। हैव यू एवर वेटेड फॉर द रेन एंड वाई? तो आपने क्या कभी बारिश के लिए वेट किया है और क्यों किया है? तो हमारा आंसर है येस, आई हैव वेटेड फॉर द रेन। देखिए, सभी ने कभी ना कभी बारिश के लिए वेट किया होगा, तो इसमें आप भी येस लिखेंगे। स्पेशली ड्यूरिंग हॉट समर डेज, देखिए जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तब तो हम बारिश का वेट करते ही हैं। द रेन ब्रिंग्स कूलनेस एंड फ्रेशनेस आफ्टर लॉन्ग हॉट वेदर, देखिए बहुत लंबे समय तक गर्मी होने के बाद में जो बारिश होती है वो अपने साथ में कूलनेस और फ्रेशनेस लेके आती है, तो इसलिए हम बारिश का वेट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डू यू फील व्हेन इट रेन्स आफ्टर ए लॉन्ग टाइम? जब बहुत लंबे समय के बाद बारिश होती है तो आपको कैसा फील होता है? तो इसका आंसर है बच्चों, वैन इट रेन्स आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, जब बहुत लंबे समय के बाद बारिश होती है, आई फील वेरी हैप्पी एंड रिफ्रेश्ड, मैं बहुत हैप्पी और रिफ्रेश फील करता हूँ। तो थर्ड क्वेश्चन है, वाई डू यू थिंक द फार्मर्स वेट फॉर द रेन? आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि जो किसान होते हैं वो बारिश के लिए वेट करते हैं? तो इसका भी आंसर बच्चों आपके लिए तैयार है हमारा। चलिए इसको देखते हैं। फार्मर्स डिपेंड ऑन द रेन फॉर वाटरिंग देयर क्रॉप्स, देखिए अपनी फसल को पानी के लिए वो रेन पर फुल्ली डिपेंडेंट होते हैं। तो विदाउट रेन देयर फील्ड रिमेन ड्राई, बिना बारिश के उनके जो खेत है सूखे रह जाते हैं। एंड दे कैन नॉट ग्रो फूड, और वो फूड ग्रो नहीं कर पाते। नेक्स्ट है, डिस्कस इन ग्रुप व्हाट हैपन व्हेन यू वेट फॉर समथिंग और समवन फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। देखिए बच्चों, जब आप किसी के लिए बहुत लंबे समय तक वेट करते हो तब क्या होता है? तो पहला क्वेश्चन है, हाउ डू यू स्पेंड द वेटिंग पीरियड? जब आप वेट कर रहे हो तो उस समय को आप कैसे बिताते हैं? तो आंसर है इसका, आई ट्राई टू स्टे काम एंड डू अदर एक्टिविटीज़ लाइक रीडिंग। तो मैं उस समय में शांत रहना पसंद करता हूँ, ठीक है, और दूसरी एक्टिविटीज़ करता हूँ जैसे कि रीडिंग हो गई, लिसनिंग द म्यूजिक हो गया, और जस्ट वॉचिंग द सराउंडिंग वाइल वेटिंग, या फिर अपने चारों तरफ सराउंडिंग्स को देखता रहता हूँ। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? तो आंसर है, आई थिंक अबाउट व्हेन द पर्सन और थिंग विल अराइव एंड वेदर एवरीथिंग विल गो एज एक्सपेक्टेड। देखिए क्या सोचते रहते हैं तब तक, जब तक वो आदमी आ नहीं जाता हम ये सोचते रहते हैं कि क्या आने के बाद में सब चीज़ें वैसे ही होंगी जैसे हम सोच रहे हैं, जब वो आदमी आ जाएगा जिसका हम वेट कर रहे हैं। नेक्स्ट है, हाउ डू यू फील? आप कैसा फील करते हैं ये आपको बताना है। तो आंसर है हमारा, समटाइम्स आई फील एनक्सियस और इम्पेशेंट। देखिए कुछ कभी कभी एनेक्सियस होता है, गुस्सालू, मतलब गुस्सा आ जाता है हमें और हम इम्पेशेंट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन बट आई आल्सो फील होपफुल एंड एक्साइटेड, लेकिन इसके साथ में हम होपफुल भी रहते हैं और एक्साइटेड भी फील करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो कई बार हम ज़्यादा होपफुल और एक्साइटेड फील करते हैं, कई बार हमें गुस्सा भी आता है, इम्पेशेंट भी हो जाते हैं। तो ये आपको क्लास में शेयर करना था। ये पूरा आपका बच्चों फिनिश हो गया। चैप्टर हमने पूरा पढ़ा था, उसका चैप्टर की रीडिंग की अगर आपको देखनी है क्लास वीडियो, तो वो भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। क्लास वीडियो तो आप क्लास वीडियो देख लोगे तो क्वेश्चन आंसर्स आपको और अच्छे से समझ में आएंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप क्लास वीडियो देख लेना। तो चलिए लेट अस डिस्कस, अभी इसको कर लेते हैं। फर्स्ट है, कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो, इस टेबल को आपको कंप्लीट करना है जो कि नीचे दी गई है। वन एग्जाम्पल हैज बीन डन फॉर यू, एक एग्जाम्पल आपके लिए करके दिखाया गया है। शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट एंड टीचर। तो पहला है, व्हाट वाज सेड, देखिए क्या कहा गया, व्हाट वाज सेड, एंड हु सेड, किसने कहा, एंड व्हाट वाज सेड, इसी इसका मतलब है किसको कहा गया है, और हु सेड किसने कहा, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका, इट डजेंट लुक इंकरेजिंग, ये किसने कहा, वेलू ने, किसको, खुद को। तो ही लुक अप एट द स्काई, उस जिस समय वो आसमान की तरफ देख रहा था। तो सेम देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। द रेन्स केम ऑल दीज ईयर्स विदाउट एनी सच कंसल्टेशंस, ये वेलू ने कहा, किसको बोला, अपने साथियों को, टू हिज कंपेनियंस। एंड आई कांट सी हाउ टॉकिंग टू एस्ट्रोलॉजर्स विल ब्रिंग रेन, ठीक है, ये भी उसी ने, वेलू ने बोला। चलिए नेक्स्ट, सो मैनी फेवरेबल कंडीशंस बट स्टिल नो रेन, ये किसने कहा था, वेलू ने, किसको, टू ऑफिशियल्स एट द वेदर ऑफिस में, और उसने क्या बोला, वी आर एट ए लॉस आवर सेल्फ, ठीक है, ये उसने कहा था। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं।
देखिए यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन और दिए गए हैं, दोनों क्वेश्चन के आंसर 1 बाय 1 करके मैंने दे रखे हैं आपको। डू यू थिंक द ओल्ड वुमेन वुड हेल्प वेलू? तो क्या आप सोचते हो कि जो ओल्ड वुमेन है वो वेलू की हेल्प कर सकती है? इफ़ यस वाई, अगर हाँ तो क्यों, और इफ़ नो वाई नॉट, अगर नहीं तो क्यों नहीं। ठीक है, ये हमारा आंसर है बच्चों। तो हमारा आंसर है यस, द ओल्ड वुमेन वुड हेल्प वेलू बिकॉज ओल्ड वुमेन जो है वो वेलू को हेल्प कर सकते, ये करेगी क्योंकि सी अंडरस्टैंड हिज वरीज एंड गिव्स हिम होप एंड कंफर्ट। देखिए उसने उसकी जो वरी है वेलू की वो समझी और उसको होप और कंफर्ट उसने दिया ओल्ड वुमेन ने, कि आशा पे ही पूरी दुनिया टिकी हुई है। सी ट्राइज टू रीएश्योर हिम एंड शेयर्स हर ऑन लाइफ एक्सपीरियंस। उसने देखिए उसको रीश्योर किया कि जीवन में कभी भी उदास नहीं होना है और अपने जीवन के एक्सपीरियंस शेयर किए। शोइंग काइंडनेस एंड कंसर्न फॉर हिज सिचुएशन, और उसकी सिचुएशन के प्रति उसने काइंडनेस अपनी रिप्रेजेंट की उसको। ठीक है, अपनी दयालुता उसको दिखाई उसके कंसर्न को लेके सिचुएशन के हिसाब से। चलिए नेक्स्ट है, विल वैल्यूज वेट कंटिन्यू और विल इट रेन? तो क्या वैल्यू को और ज़्यादा वेट इंतजार करना पड़ा या फिर तभी बारिश हो गई थी? तो इसका आंसर बच्चों ये रहा हमारा, वैल्यूज वेट विल स्टिल कंटिन्यू फॉर सम टाइम। कुछ देर के लिए वैल्यू का वेट कंटिन्यू रहा। द साइन फॉर रेन आर नॉट स्ट्रॉन्ग येट एंड एवरी वन इंक्लूडिंग वैल्यू रिमेन्स अनसर्टेन एंड एनेक्जियस अबाउट when और वेदर द रेन विल फाइनली कम। तो देखिए कुछ देर तक के लिए फिर भी वो अनसर्टेन रहा, उसका वेट कंटिन्यू रहा और अभी तक कोई ऐसा साइन नहीं था, स्ट्रॉन्ग साइन, कि बारिश हो ही जाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से जो अनसर्टेनिटी है वो उसके मन में थी और वो अनएक्सियस भी इस बात को लेकर था। तो बच्चों चलिए आगे अब फाइनल क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाते हैं। हमने चैप्टर के स्टार्टिंग इन बिटवीन के क्वेश्चन आंसर्स कर लिए हैं। तो ये रहे बच्चों आपको फाइनल क्वेश्चन आंसर। लेट अस डिस्कस। फर्स्ट है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो विद सुटेबल रीजन्स। देखिए यहाँ पर आपको सुटेबल रीजन के साथ में इनको फिलअप करना है। तो फर्स्ट है, वेलू आस्क द ओल्ड वुमन टू स्टॉप स्माइलिंग बिकॉज। देखिए वेलू ने औरत को अपनी हंसी को रोकने के लिए क्यों बोला कि आप हंसना बंद कर दीजिए? बिकॉज देयर वाज नो रेन, क्योंकि वहाँ पर कोई बारिश नहीं थी। एंड ही फेल्ट देयर वाज नथिंग टू स्माइल अबाउट ड्यूरिंग सच ए डिफिकल्ट टाइम। और वेलू ऐसा सोचता था कि इस डिफिकल्ट टाइम में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको लेकर हंसा जाए। सेकंड क्वेश्चन है, वेलू सेड दैट इट वाज हार्ड नॉट बीइंग एबल टू वर्क सिंस। देखिए वेलू ने जो कहा कि ये ऐसे खाली बैठे रहना बहुत ही ज़्यादा कठिन है। ठीक है, कब से कि जो ये खाली बैठा है? तो ही हैड बीन वर्किंग कंटिन्यूसली फॉर 6 ईयर्स। 6 साल से वो लगातार काम कर रहा है। एंड कुड नॉट बियर टू सिट आइडल। आइडल होता है बच्चों एक तरह से बिल्कुल बिना कुछ करे हिले डुले बैठना। तो देखिए ऐसे आइडल कंडीशन में वो पिछले 6 सालों में कभी नहीं बैठा है। ठीक है, बिना काम के, जैसे अभी बारिश के वेट में वो बैठा हुआ है। थर्ड क्वेश्चन है, वेलू वाज कंफ्यूज व्हेन द ओल्ड लेडी सेड दैट द लैंड नीडेड रेस्ट बिकॉज। देखिए जब बूढ़ी औरत ने कहा था कि जो लैंड है उसको भी रेस्ट की ज़रूरत होती है, तो तब वेलू कंफ्यूज क्यों था? तो ही हैड नेवर थॉट ऑफ लैंड एज समथिंग दैट नीडेड रेस्ट लाइक ह्यूमन डू। क्योंकि वो ये नहीं सोचता था कभी भी कि जो लैंड है उसको भी ह्यूमंस की तरह आराम चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओल्ड लेडी सेड दैट इट वाज गुड फॉर द लैंड व्हेन इट डिडंट रेन एज। देखिए जो बूढ़ी औरत थी उसने कहा कि अगर बारिश नहीं हो रही है तो ये लैंड के लिए अच्छी बात है। तो ऐसा उसने क्यों कहा? बिकॉज इट अलाउड द लैंड टू रेस्ट एंड रिजुवेनेट आफ्टर ईयर्स ऑफ कंटिन्यूस कल्टिवेशन। देखिए ये जो कि क्या करेगा, आपके लैंड को रेस्ट देगा और दोबारा से उसकी जो एनर्जी है, उसकी ऊर्जा है, उसको रिजुवेनेट करने में हेल्प करेगा उसको। ठीक है बच्चों, वेल्यू रेन होम लाफिंग एंड हैप्पी बिकॉज। देखिए वेल्यू क्या है, घर पूरा खुशी में और दौड़ता हुआ गया। क्यों? ही फेल्ट द कूल ब्रिज, उसने कूल ब्रिज फील की। सो रेन ड्रॉप, उसने बारिश की बूंदे देखी। रियलाइजिंग दैट द लॉन्ग अवेटेड रेन हैड फाइनली कम, और अब उसको रियलाइज हो गया कि जो बहुत दिनों से जिस बारिश का हम वेट कर रहे थे वो अब अंततः आ ही गई है। चलिए बच्चों, लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट।
तो फर्स्ट है रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। देखिए इस एक्सट्रैक्ट को आपको पढ़ना है और आंसर देने हैं। तो एक्सट्रैक्ट बच्चों आप पढ़ लीजिएगा, इसके आंसर्स मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर इसको पढ़ेंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। अगर आपको डाउट है कुछ तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, आई विल क्लियरिफाई ऑल द डाउट्स। तो व्हाट डिड द फर्स्ट लाइन ऑफ द एक्सट्रैक्ट टेल अस अबाउट वैल्यूज बिलीफ्स। देखिए उसमें जो एक्सट्रैक्ट है पहली लाइन उसमें क्या बताती है वैल्यू के बिलीफ के बारे में। तो आंसर है इसका बच्चों ऊपर लिख रखा है मैंने, इट शोज दैट वैल्यू इज ए प्रैक्टिकल एंड रैशनल पर्सन। इसका मतलब क्या है, ये शो करता है कि वैल्यू एक बहुत ही प्रैक्टिकल और रैशनल बंदा है। तो ही डज नॉट बिलीव इन सुपर सुपरस्टिशंस और रिलाइंग ऑन एस्ट्रोलॉजर। देखिए जो भाग्य देखने वाले होते हैं, एस्ट्रोलॉजर होते हैं, उन पे या फिर कोई ऐसा बिलीफ जो बिना बेतुका हो, ऐसों पर वो कभी भी भरोसा नहीं करता था। तो सेकंड है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद ए सुटेबल रीजन। इस सेंटेंस को आपको बच्चों कंप्लीट करना है सुटेबल रीजन के साथ में। दोनों लाइन आपको यहाँ दी गई है, एक चूज करनी है। तो वैल्यू इज डिटरमाइंड टू सीक इन्फॉर्मेशन अबाउट द रेन बिकॉज। देखिए वैल्यू बारिश की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए डिटरमाइन क्यों था इतना। तो आंसर है हमारा ही वांट्स टू फाइंड ए प्रैक्टिकल सॉल्यूशन टू द ड्रोट। ड्रोट होता है बच्चों सूखा, अफेक्टिंग हिज फार्म। देखिए उसके खेत को जो सूखा है वो अफेक्ट कर रहा था, उसका वो एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन चाहता था, ठीक है। इसलिए बारिश के बारे में इंफॉर्मेशन उसको जानने के लिए पूरा फुली डिटरमाइंड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द टेबल विद रेफरेंस टू वैल्यूज वेदर ऑफिस विजिट। देखिए वैल्यू की जो वेदर ऑफिस की विजिट थी उसके रेफरेंस में आपको ये कंप्लीट करनी है। तो एक्सपेक्टेशन व्हाट आई थिंक विल हैपन, उसकी उम्मीदें क्या थी कि जब वो जाएगा तो क्या होगा। तो वैल्यू एक्सपेक्टेड टू गेट ए क्लियर आंसर और फोरकास्ट अबाउट व्हेन इट वुड रेन। तो वैल्यू क्या सोच के गया था वहाँ पर बच्चों, उसकी एक्सपेक्टेशन क्या थी कि उसे क्लियर आंसर वहाँ पर जाने से मिल जाएगा कि बारिश कब होगी उसकी फोरकास्ट का। तो आउटकम क्या निकला, व्हाट एक्चुअली हैपन, एक्चुअली क्या हुआ वहाँ पर। द ऑफिशियल्स, जो वहाँ पे ऑफिस में बैठे हुए लोग थे ऑफिशियल्स थे, वर देम सेल्फ कन्फ्यूज, वे खुद भी कन्फ्यूज थे। एंड कुड नॉट गिव एनी डेफिनेट आंसर, और कोई भी ऐसा डेफिनेट आंसर वो उन्होंने वैल्यू को नहीं दिया जिससे कि वैल्यू की एक्सपेक्टेशंस मीट हो पाती। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद ए सुटेबल ऑप्शन। तो द एब्सेंस ऑफ रेन डिस्पाइट फेवरेबल कंडीशन सोज। देखिए सारी फेवरेबल कंडीशन होने के बाद भी बारिश नहीं हो रही थी, तो ये क्या दिखाता है, तो ये दिखाता है अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ नेचर। नेचर की जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है कि नेचर को हम प्रिडिक्ट करके नहीं समझ सकते, उसको ये शो करता है, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए सेकंड फिर आपको एक ये लाइंस दे रखी हैं, ठीक है। तो अगेन इन लाइंस से आपको इनको पढ़ना है और आंसर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द ओल्ड वुमन एडवाइज वाज अकम्पनी विद ए सॉफ्ट टोन एंड ए स्माइल। तो देखिए बच्चों बूढ़ी औरत की जो सलाह थी वो एक नरम लहजे और मुस्कान के साथ थी। तो व्हाट डज दैट टेल अस अबाउट हर, तो ये हमें उसके बारे में क्या बताता है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो आंसर है हमारा फर्स्ट का, इट शोज दैट सी इज वाइज। ये रिप्रेजेंट करता है, शो करता है कि वो बुद्धिमान थी, जेंटल थी एंड काम, बहुत शांत थी। सी स्पीक्स काइंडली, उन्होंने दयालुता से बातें की, विद केयर एंड अंडरस्टैंडिंग, तो केयर और अंडरस्टैंडिंग के साथ में। सेकंड है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन ब्लो। देखिए इसको करेक्ट ऑप्शन से आपको फिल करना है। द ओल्ड वुमन एडवाइज, किसको एडवाइज किया उसने, कन्फ्यूज्ड वैल्यू को, कन्फ्यूज्ड वैल्यू एट द मोमेंट। देखिए जब वैल्यू कन्फ्यूज था तब ओल्ड वुमन ने उसको एडवाइज किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट वन थिंग अबाउट द ओल्ड वुमन व्हेन सी रेफर टू वैल्यू एज माय सन व्हाइल ऑफरिंग एडवाइस। तो बच्चों एक चीज़ आपको ऐसी स्टेट करनी है, ऐसी चीज़ आपको बतानी है, जब बूढ़ी औरत ने वैल्यू को सलाह देते समय उसे बेटा कहा, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर बताना है जब वो उसको एडवाइस दे रही थी। तो आंसर है हमारा इट शो दैट द ओल्ड वुमन वाज अफेक्शनेट, मदरली एंड केयरिंग इन हर एटीट्यूड टुवर्ड्स वैल्यू। ये सब चीज़ ओल्ड वुमन के बारे में बताता है कि ओल्ड वुमन अफेक्शनेट थी, मदरली थी और केयरिंग एटीट्यूड की थी वैल्यू को लेकर, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4,
कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद ए सुटेबल एक्सप्लेनेशन। देखिए इस सेंटेंस को आपको सुटेबल एक्सप्लेनेशन के साथ कंप्लीट करना है। द डिफिकल्टी दैट द ओल्ड वुमन मेंशंस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट। देखिए ओल्ड वुमन जो बताना चाह रही थी, उसके बताने के पीछे जो भी डिफिकल्टी थी वो क्यों थी, उसके पीछे क्या फैक्ट था। तो पीपल लाइक वैल्यू फेल टू अंडरस्टैंड दैट इवन द अर्थ नीड्स रेस्ट आफ्टर कॉन्स्टेंट यूज। तो उसके पीछे क्या फैक्ट था कि ये डिफिकल्टी समझने की लोग वैल्यू की तरह समझ नहीं पा रहे थे कि अर्थ को भी रेस्ट चाहिए बहुत लंबे समय तक काम करने के बाद। ठीक है बच्चों, तो चलिए अभी फाइनल क्वेश्चन आंसर्स पार्ट पे आ जाते हैं। आपको जिग जगह में लिखे दिखेंगे बट आप नंबर से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस और वन बाय वन मैं भी साथ में बताऊंगा। हाउ डज द ओल्ड वुमन कन्वे नेचर्स विजडम टू वैल्यू। बच्चों आपको आंसर देना है कि जो बूढ़ी औरत है वो वैल्यू को, जो नेचर है प्रकृति है उसकी बुद्धिमत्ता को कैसे समझाती है। तो ये रहा हमारा आंसर। द ओल्ड वुमन एक्सप्लेन दैट जस्ट ए पीपल नीड रेस्ट। देखिए जिस तरह से लोगों को रेस्ट चाहिए होता है, द लैंड आल्सो नीड टाइम टू रिकवर। तो लैंड को भी खुद को रिकवर करने के लिए समय चाहिए। तो सी पर्सनिफाइज द अर्थ, उन्होंने अर्थ को पर्सनिफाइज किया, शोइंग दैट इट हैज़ वर्कड फॉर सेंचुरीज एंड मस्ट बी अलाउड टू ब्रीथ एंड रिजुविनेट। देखिए उसको अर्थ को भी आप समय दो जिससे कि वो ब्रीथ ले सके, सांस ले सके, जो उसने लाखों सालों से वो काम करती आ रही है लगातार, सेंचुरी से, कई दशकों से, शताब्दियों से। ठीक है, तो इसको भी रेस्ट की ज़रूरत है ताकि ये खुद को रिजुविनेट कर सके। सेकंड क्वेश्चन है द राइटर सेज द फील्ड ले अनटेंडेड, वाई कुडंट द फार्मर्स टेंड टू देयर फील्ड इन द एब्सेंस ऑफ रेन। तो देखिए बच्चों इसमें राइटर कहता है कि खेत अनदेखे पड़े थे, मतलब उसकी तरफ कोई देख नहीं रहा था, तो बारिश न होने पर किसान अपने खेतों की देखभाल क्यों नहीं कर सके। तो आंसर है हमारा ये रहा, विदाउट रेन द सोयल बिकेम ड्राई। बिना बारिश के जो मिट्टी है वो ड्राई हो गई, उसमें क्रैक आ गई, एंड हार्ड बहुत कठोर हो गई। इट वॉज इम्पॉसिबल टू प्लो, उसको में हल चलाना मुश्किल हो गया, बीज बोना मुश्किल हो गया, और टू ग्रो एनी क्रॉप्स, और कोई भी क्रॉप करना इम्पॉसिबल है। उसमें हल चलाना, बीज बोना और क्रॉप्स को ग्रो करना ये सब इम्पॉसिबल है। हैंस द फार्मर्स कुड नॉट टेंड टू देयर फील्ड। तो यही वजह थी कि किसान अपने खेतों की तरफ नहीं देख पा रहे थे, उनकी देखभाल नहीं कर पा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सपोर्ट द ओल्ड वुमेन्स पर्सपेक्टिव दैट द लैंड नीड्स रेस्ट जस्ट लाइक पीपल डू। देखिए आपको जो ओल्ड वुमेन का पर्सपेक्टिव है कि जो लैंड है उसको भी लोगों की तरह आराम की जरूरत होती है, इसको सपोर्ट करना है। तो चलिए इसका आंसर देते हैं। ये रहा, जस्ट एज कंटिन्यूस वर्क टायर्स ह्यूमन बींग। देखिए जिस तरह से लगातार काम करने से जो ह्यूमन बींग है, इंसान है, वो थक जाता है, टायर हो जाता है, थक जाता है। द अर्थ टू बिकम एग्जॉस्टेड आफ्टर कॉन्स्टेंट कल्टिवेशन। तो देखिए लगातार कल्टिवेशन होने से जो अर्थ है वो भी थक जाती है, एग्जॉस्टेड हो जाती है। तो लिविंग इट फेलो हेल्प इट रिस्टोर न्यूट्रिएंट्स एंड मॉइस्चर। तो देखिए इसको अगर आप खाली छोड़ देते हो, रेस्ट देते हो, तो इससे क्या होता है, वो अपने अंदर न्यूट्रिएंट्स और मॉइस्चर को दोबारा से रिस्टोर करती है। दिस रेस्ट हेल्प इन बेटर क्रॉप ग्रो लेटर। और ये जो अर्थ का रेस्ट है जो आपने उसको दिया है, वो आगे की जो फसल होगी उनमें आपको अच्छी फसल के रूप में दिख जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट वैल्यूज करेक्टर बेस्ड ऑन हिज रिएक्शन टू द ड्रोट। तो देखिए बच्चों जो ये ड्रोट होता है, सूखा जो पड़ा था, उस पर वैल्यू की जो प्रतिक्रिया थी उससे उसके जो नेचर है, स्वभाव है, उसके बारे में क्या अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, ये रहा हमारा आंसर नंबर 4। वैल्यू इज हार्ड वर्किंग। वैल्यू कैसा है, हार्ड वर्किंग है, सिंसियर है, एंड डीपली कनेक्टेड है टू हिज लैंड। अपने लैंड से वो बहुत ही ज़्यादा डीपली कनेक्टेड है। तो ही फील्स हेल्पलेस एंड अनक्सियस व्हेन ही कैन नॉट वर्क। तो वो बहुत ही हेल्पलेस और अनक्सियस फील करता है जब वो काम नहीं करता है। तो हिज एक्शन शो दैट ही इज रेस्पॉन्सिबल एंड प्रैक्टिकल। तो उसका एक्शन क्या बताता है, हमें क्या शो करता है कि वो बहुत रेस्पॉन्सिबल और प्रैक्टिकल आदमी है। 2 इनिशियली इम्पेशेंट, लेकिन शुरू में कहीं ना कहीं वो हमें इम्पेशेंट दिखता है। तो
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द स्टोरी सजेस्ट अबाउट द लाइफ ऑफ फार्मर्स एंड देयर रिलेशनशिप विद नेचर। बच्चों जो ये कहानी है वो किसानों के जीवन और नेचर के साथ उनके संबंध के बारे में हमें क्या सुझाव देती है। तो आंसर ये रहा आपके सामने अवेलेबल। फिफ्थ, द स्टोरी शोज दैट फार्मर्स आर क्लोजली टाइड टू द रिदम्स ऑफ नेचर। देखिए ये स्टोरी हमें बताती है कि जो फार्मर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा डीपली क्लोज जुड़े हुए हैं नेचर की रिदम से। तो देयर लाइव्स डिपेंड ऑन नेचुरल इवेंट्स लाइक रेनफॉल। उनकी जो लाइफ है वो पूरी की पूरी, उनका जीवन नेचुरल इवेंट्स पर जुड़ा है, जैसे कि रेनफॉल हो गई। इट ऑल्सो सजेस्ट दैट फार्मर्स मस्ट लर्न टू रिस्पेक्ट नेचर साइकिल। और ये भी सजेस्ट करता है कि जो फार्मर्स हैं उनको नेचर की साइकिल को रेस्पेक्ट करना चाहिए, इंक्लूडिंग टाइम्स ऑफ रेस्ट, और नेचर का जिसमें रेस्ट का टाइम भी उनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए। ठीक है कि वो भी उसको मिलना चाहिए नेचर को रेस्ट का टाइम। तो चलिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन है आपका इसका मेन क्वेश्चन आंसर्स का। हाउ माइट द रेस्ट एंड केयर ऑफ लैंड कंट्रीब्यूट टू ए बैलेंस एंड सस्टेनेबल इकोसिस्टम। तो भूमि के आराम और देखभाल से एक बहुत ही सस्टेनेबल मतलब संतुलित और टिकाऊ, जो सस्टेनेबल मतलब टिकाऊ और बैलेंस मतलब संतुलित इकोसिस्टम जो है आपका, उसमें कैसे योगदान हो सकता है। तो आंसर है हमारा, रेस्टिंग द लैंड प्रिवेंट सोयल एग्जशन। देखिए सोयल का जो एग्जशन होता है वो रुक जाता है अगर आप लैंड को रेस्ट देते हो। प्रिजर्व मॉइस्चर, उसमें मॉइस्चर बनी रहती है। एंड हेल्प मेंटेन इट्स फर्टिलिटी, और उससे वो उसकी फर्टिलिटी भी मेंटेन रहती है। नाउ दिस प्रैक्टिस सपोर्ट हेल्दी क्रॉप साइकिल एंड इंश्योर लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी। ये जो प्रैक्टिस है लैंड को रेस्ट देने वाली, इससे क्या होता है, जो क्रॉप होती है उस क्रॉप की हेल्दी साइकिल चलती है और लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी को ये इंश्योर करती है, कंट्रीब्यूटिंग टू ए सस्टेनेबल फार्मिंग इकोसिस्टम। और साथ में टिकाऊ जो ये इकोसिस्टम है उसमें ये योगदान देती है। ठीक है, सस्टेनेबल इकोसिस्टम में। तो लेट अस लर्न, चलिए अब लर्न करते हैं। देखिए बच्चों आपका सोल्व द क्रॉसवर्ड यूजिंग पिक्चर एंड वर्ड लाइन क्लूज। देखिए वर्ड क्लू और पिक्चर के साथ में आपको इसको सोल्व करना है क्रॉसवर्ड को। ऑल क्लूज आर रिलेटेड टू द वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट दैट आर कनेक्टेड टू वेदर और एग्रीकल्चर। तो देखिए हमने आपके लिए यहाँ पर पूरी की पूरी क्रॉसवर्ड पजल सोल्व कर रखी। ठीक है, आप इसको देखकर थोड़ा सा हिंट इससे लीजिए और खुद से करने की इसको कोशिश करिए, आप आराम से अच्छे से कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड है आपका, द टेक्स्ट यूजेस वर्ड लाइक पीस, वेदर, सन एंड रेन। देखिए पूरे टेक्स्ट में ये वर्ड आपके यूज हुए हैं। दीज वर्ड्स आर द सेम एज अदर वर्ड्स दैट आर स्पेल्ड डिफरेंटली। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स के साथ सेम है जो कि स्पेलिंग अलग होती है लेकिन बोले सेम जाते हैं। पीस पीस देखिए, वेदर वेदर, सन सन और रेन। तो वर्ड दैट आर प्रोनाउंस द सेम एज अदर वर्ड बट डिफर इन मीनिंग और इन स्पेलिंग आर कॉल्ड होमोफोन्स। ये आपने बहुत छोटी क्लास में पढ़ रखा है कि वे वर्ड जिनका साउंड सेम हो लेकिन उनकी स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग हो, वे क्या होते हैं, होमोफोन्स होते हैं। तो ये आप बहुत पहले पढ़ चुके हो। नाउ कंप्लीट द पैराग्राफ बाय फिलिंग द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द होमोफोन्स गिवन इन द ब्रैकेट। तो देखिए यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन चूज कर होमोफोन्स की ब्रैकेट फिलअप करना है। पहले में आपका आएगा बच्चों वेदर, दूसरे में आएगा पीस, तीसरे में आएगा प्लेन, चौथे में आएगा सेल। ठीक है, तो इस तरह से हमने पूरे का पूरा ये आपके लिए कर रखा है। आप इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें आएगा सीम, इसमें आएगा रेन। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट मीनिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन वर्ड्स और फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। देखिए उसकी करेक्ट मीनिंग आपको चूज करनी है जो भी इसमें अंडरलाइन है। तो ये म्यूटर्ड का मतलब होता है स्पोक इन ए लो वॉइस, बहुत धीमी आवाज में बोलना, ये होता है म्यूटर्ड। सेकंड है फॉरलॉर्न का मतलब होता है सैड एंड नेग्लेक्टेड, दुखी और उदास, नेग्लेक्टेड किया हुआ होता है फॉरलॉर्न। ठीक है, नेक्स्ट है एटेलोस। एटेलोस का मतलब होता है कंफ्यूज्ड। स्पार्कल्ड, स्पार्कल्ड का मतलब होता है शोड जॉय। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। चलिए फोर्थ है मैच ईच वर्ड एडजेक्टिव इन कॉलम 1।
तो कॉलम 1 में आपको एडजेक्टिव दिए गए हैं विद वर्ड नाउन, ये कोलोकेट्स इन कॉलम 2, यहाँ पर ये वर्ड नाउन दिए गए हैं कॉलम 2 में आपको, और राइट द एडजेक्टिव नाउन कलेक्शन ये कोलोकेशन इन कॉलम 3। तो इन दोनों को आपको ऐड कर कर कॉलम 3 में इनका एडजेक्टिव नाउन बनाकर लिखना है। वन एग्जांपल हैज बीन डन फॉर यू, जैसे कि फेवरेबल वेदर, कैसी क्या होती है, फेवरेबल वेदर होता है, तो ये आपका एडजेक्टिव हो गया, ये आपकी नाउन होगी, तो एडजेक्टिव नाउन का आपका कॉम्बिनेशन हो गया। तो देखिए बच्चों, रिंकल्ड क्या होता है, स्किन होती है रिंकल्ड, आपने देखा होगा। डिजेक्टेड क्या होता है, एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। फ्रेग्रेंट क्या होता है, फ्रेग्रेंट गार्डन होता है। सीजलेस क्या होता है, एक्टिविटी होती है। बिलव्ड क्या होता है, कंट्री होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है अंडरलाइन द वर्ब्स एंड आइडेंटिफाई द फॉर्म ऑफ टेंस फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट। आपको वर्ब अंडरलाइन करनी है इन सेंटेंसेस में, और कौन सा टेंस है वो आपको बताना है। तो हमने आपके लिए कर रखा है ओ इट इज हार्ड नॉट टू बी एबल टू वर्क। तो वर्ब क्या क्या है इसमें, इज, बी और वर्क। और टेंस कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखिए इज लग रहा है आपको, सिंपल प्रेजेंट टेंस दिखेगा। आई एम टू ओल्ड, तो इसमें वर्ब क्या है, एम है, और टेंस भी इसमें भी सेम सिंपल प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि आई ए इज आर एम आ रहा है। थर्ड है व्हाट आर यू स्माइलिंग एट अम्मा, तो वर्ब है, आर हेल्पिंग वर्ब है, और स्माइलिंग इसमें कॉमन वर्ब, ये वर्ब है। टेंस है इसमें प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, क्योंकि यहाँ पर आपको इजारएम के साथ में वर्ब के साथ आईएनजी आ रही है। जब वर्ब के साथ आईएनजी आती है तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव हो जाता है, जिसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी बोलते हैं। नेक्स्ट, बट माई सन दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, इसमें क्या है, एम हेल्पिंग वर्ब है, टॉकिंग वर्ब है, और टेंस कौन सा है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस सेम इसमें भी है, क्योंकि वर्ब में आईएनजी आ रही है। नेक्स्ट, द अर्थ हैज वर्कड फॉर ईयर्स सेंचुरीज, तो हैज हेल्पिंग वर्ब है, वर्कड इसमें वर्ब है, और टेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। देखिए बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपका हैज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो वर्क की थर्ड फॉर्म क्या है, वर्कड, ठीक है, कोई भी हो, इसमें हैज के साथ आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। नेक्स्ट है आई हैव वर्कड हार्ड एंड ऑनेस्टली, तो वर्ब क्या है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, और वर्कड इसमें वर्ब है। सेम प्रेजेंट परफेक्ट ये भी है, क्योंकि इसमें भी आपको हैज और हैव दोनों आता है। सिंगुलर के लिए हैज आता है, प्लूरल के लिए हैव आता है, तो इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म सेम आती है, तो ये प्रेजेंट आपका परफेक्ट है। और पास्ट परफेक्ट में आपका हेड आता है, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ओनली हेड, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों में हेड ही आता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म वो होता है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट है द फॉर्म ऑफ टेंस इन गिवन स्टेटमेंट आर सिंपल प्रेजेंट टेंस 1 एंड 2, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस 3 और 4, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस 5 और 6। यहाँ पर आपको 1 और 2 में क्या दिए गए हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस दिए गए हैं। 3 और 4 में क्या दिए गए हैं, सॉरी ये नीचे के लिए बात नहीं कर रहा, ऊपर के लिए बात कर रहा है वो, ठीक है। जो ये आपका हमने ऊपर किया है इसी के लिए बोल रहा है कि फर्स्ट और सेकंड में आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस है दोनों में, थर्ड और फोर्थ में आपका प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है, दोनों में सेम है ना, और फिफ्थ एंड सिक्स में आपका प्रेजेंट परफेक्ट है दोनों में, ठीक है। तो इसी तरह से अब आपको नीचे जो पूरा ये दिया गया है इसको भी फिलअप करना है करेक्ट टेंस का यूज करके। नो फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट। तो देखिए बच्चों, ये हमने आपके लिए बी फॉर्म का यहाँ ईज आएगा, ये प्रैक्टिसेस आएगा, प्लांट्स आएगा, ग्रोइंग इज ग्रोइंग आएगा, हैज लर्न, डिप्लेक्ट्स, हैज़ बीन, कीप्स, शेयर्स, बेनिफिट्स। तो ये सारे के सारे हमने आपके लिए फिलअप कर रखे हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है स्टडी द हाईलाइटेड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट। जैसे द हो गया, ऑल हो गया, एनी हो गया, मैनी हो गया, एवरी हो गया, दो हो गया, दिस, द, 5, 6, सम, एनी, ए, लिटिल। तो यही आपको केवल रीड करने हैं, हर, द, हिज, ए। आप पूरा सेंटेंस पढ़ लीजिए, लेकिन मेन मुद्दा इन्हीं का ही है। तो ये है क्या, अब इनके बारे में बात कर लेते हैं कि ये जो हमने अभी अभी ब्लैक ये बोल्ड में पढ़े हैं, ये है क्या। तो द हाईलाइटेड वर्ड्स और फ्रेज दैट कम बिफोर ए नाउन बट डू नॉट डिस्क्राइब देम आर कॉल्ड डिटर्मिनर्स,
ठीक है। तो देखिए वे वर्ड या फ्रेज जो कि नाउन से पहले आते हैं लेकिन नाउन को डिस्क्राइब नहीं करते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? डिटर्मिनर्स बोलते हैं। नाउ लेट अस लर्न द यूज ऑफ सम कॉमन डिटर्मिनर्स। देखिए कुछ कॉमन डिटर्मिनर्स का यहाँ पर हम यूज देख लेते हैं, जिनमें आर्टिकल, तीनों आर्टिकल भी आपके डिटर्मिनर में आते हैं। ए एन द, आपको पता होगा कि द आपका डेफिनेट आर्टिकल है, ए और एन आपका इनडेफिनेट आर्टिकल है। दीज आर यूज टू इंट्रोड्यूस नाउन, ये नाउन को इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज किए जाते हैं। डेमोस्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? दिस, दैट, दीज, दोज, ये आपके डेमोस्ट्रेटिव डिटर्मिनर होते हैं। दीज आर यूज टू पॉइंट आउट स्पेसिफिक आइटम। तो आपने भी किया भी होगा सेंटेंस में कि दिस इज माई पेन, दैट वाज हर बुक, दीज आर माई ग्लासेस, ठीक है। तो ये आपने किसी चीज़ को स्पेसिफिक आइटम को पॉइंट आउट करने के लिए इनको यूज करते हैं। नेक्स्ट पजेजिव डिटर्मिनर्स, वो होते हैं माई, आवर। पजेजिव मतलब जो पजेजन आपको शो करें कि मेरा है, तुम्हारा है, हमारा है, उसका है, किसी एक का है। तो दीज इंडिकेट्स ओनरशिप और रिलेशनशिप, ये क्या शो करते हैं? ओनरशिप और रिलेशनशिप को प्रेजेंट करते हैं। तो डेफिनेट न्यूमरल ये डिटर्मिनर्स, जो डेफिनेट न्यूमरल डिटर्मिनर्स होते हैं, डेफिनेट क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें जो नंबर की संख्या होती है वो फिक्स दी गई होती है, डेफिनेट होती है। 1 है तो 1 ही होगा, 2 है तो 2 होगा, 3 तो, या फिर एटसेट्रा कुछ भी। तो दीज स्पेसिफाई एग्जैक्ट क्वांटिटीज, ये किसके लिए यूज किए जाते हैं? इस एग्जैक्ट क्वांटिटीज को स्पेसिफाई करने के लिए यूज किए जाते हैं। नव इंडेफिनिट न्यूमरल डिटर्मिनर्स, ये डिटर्मिनर्स, इंडेफिनिट न्यूमरल डिटर्मिनर्स के आप समझ ही गए होंगे कि जिसमें आपको जो क्वांटिटी है वो डिफाइन ना हो, जैसे कि सम, कुछ, एनी, नो, ऑल, मच, मैनी, फ्यू, लेस, सेवरल, लिटिल एंड फ्यू, इस तरह के। तो सम इज यूज इन अफर्मेटिव सेंटेंस वाइल एनी और नो आर यूज इन नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस। देखिए आपको बता दिया कि जो सम होता है वो अफर्मेटिव में यूज होता है, और एनी और नो ये आपका नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। तो ऑल रेफर टू द एंटायरली ऑफ ए ग्रुप। ऑल, तो ऑल से मतलब समझते हो कि पूरे किसी ग्रुप को ये रेफर करता है। तो मच एंड मैनी डेनोट लार्ज क्वांटिटीज ऑफ अनकाउंटेबल एंड काउंटेबल नाउन्स रेस्पेक्टिवली। देखिए मच और मैनी दोनों के दोनों ये किसी भी आइटम की लार्ज क्वांटिटी को, जो काउंटेबल या अनकाउंटेबल कुछ भी हो सकता है नाउन, उसको डिनोट करते हैं। नाउ फ्यू इंडिकेट्स ए स्मॉल नंबर, लेस रेफर टू ए स्मॉलर क्वांटिटी एंड सेवरल मीन्स मोर देन 2 बट नॉट मैनी। देखिए सेवरल का मतलब क्या होता है कि 2 से ज़्यादा है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो फ्यू इंडिकेट करता है छोटे नंबर को, लेस इंडिकेट करता है बहुत छोटी क्वांटिटी को, और सेवरल इंडिकेट करता है ऐसी चीज़ को कि जो 2 से ज़्यादा है बट बहुत ज़्यादा नहीं है। तो लिटिल मीन्स नॉट मच। लिटिल का मतलब क्या, कहाँ, कैसे यूज करते हैं हम? कि किसी को बोलेंगे कि आई हैव लिटिल बिट वाटर, मतलब मेरे पास पानी तो है बट बहुत ज़्यादा नहीं है। फ्यू मीन्स नॉट मैनी। कोई चीज़ है, जैसे आई हैव फ्यू पेंसिल, आई हैव फ्यू चॉकलेट्स, तो मेरे पास चॉकलेट तो है लेकिन बहुत कम, बहुत ज़्यादा नहीं है। यूज ए लिटिल एंड ए फ्यू कन्वे ए पॉजिटिव सेंस। तो जब आप इसके साथ ए लगा देते हो कि आई हैव ए लिटिल वाटर, मतलब मेरे पास थोड़ा सा ज़्यादा है, और आई हैव ए फ्यू चॉकलेट, ये मतलब पॉजिटिव सेंस में है कि हाँ मेरे पास है वो चीज़, ठीक है बच्चों। तो ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स होते हैं, जैसे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। तो ईच रेफर टू इंडिविजुअल आइटम और पीपल, ईच किसके लिए होता है? इंडिविजुअल आइटम या किसी पीपल के लिए। और एवरी रेफर होता है ऑल आइटम और पीपल के लिए कलेक्टिवली। और आइदर मीन्स का मतलब होता है वन ऑफ टू ऑप्शंस, कि दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन आप किया, जैसे बोलोगे यू कैन पिक आइदर चॉकलेट और टॉफी, ठीक है। तो इसमें आइदर यूज होता है एक ऑप्शन में। नाइदर मीन्स नॉट वन ऑफ द टू ऑप्शन, और नोर, ये नाइदर का मतलब होता है कि दोनों में से कुछ भी नहीं। नाइदर यू कैन पिक चॉकलेट नोर यू कैन टॉफी, ठीक है बच्चों। तो कि आपको कुछ भी चूज जब नहीं करना है, तो आइदर का मतलब आपको जब ऑप्शन दी गई कि आप कोई भी एक ले सकते हो। न फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट डिटर्मिनर्स फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट। देखिए ब्रैकेट में आपको डिटर्मिनर्स दिए गए हैं, इनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ये हमने आपके लिए ऑलरेडी चूज कर रखे हैं करेक्ट डिटर्मिनर्स, आप इसको सेम एज इट इज फिलअप कर सकते हैं अपनी नोटबुक में, ठीक है बच्चों। चलिए मैं इसको थोड़ा स्लो करता हूँ क्योंकि हो सकता है आपने देखा ना हो। देखिए ए फर्स्ट में आपका आ गया ए, सेकंड में द, थर्ड में हर, फोर्थ में द, फिफ्थ में वन, सिक्स में ए फ्यू।
7 में ईच, 8 में हर, 9 में नाइदर। नाउ लेट अस लिसन। तो फर्स्ट लिसन टू द वेदर फोरकास्ट। वेदर फोरकास्ट आपको सुननी है, जिसकी ट्रांसक्रिप्ट आपको पेज नंबर 204 पर दी गई है बच्चों, ठीक है। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। एज यू लिसन फिल इन द ब्लैंक विद द एग्जैक्ट वर्ड यू लिसन टू। तो उसके बाद में आपको इसको फिलअप करना है। चलिए मैंने फिलअप आपके लिए कर दिया है, सुन उसको पढ़ा आप लीजिए खुद से, ठीक है। आपको सेम चीज़ दिखेगी, अगर कोई डिफरेंट दिखता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझे बता सकते हैं। फर्स्ट में आएगा क्लाउडी, सेकंड में मुंबई का आएगा, थर्ड में कोलकाता आएगा, फिफ्थ में थंडरस्टॉर्म, फिफ्थ में मैक्सिमम, सिक्स में अम्ब्रेला। ठीक है बच्चों, ये सारे के सारे आप जब सुनोगे, उसको पढ़ोगे ट्रांसक्रिप्ट को पेज नंबर 204 पे, तो आपको यही आंसर्स वहाँ पर मिलने वाले हैं। नेक्स्ट है लेट अस स्पीक। अब आपको बोलना है हेयर इज ए टंग ट्विस्टर अबाउट वेदर, प्रैक्टिस सेइंग इट एज फास्ट एज यू कैन। तो वेदर द वेदर बी फाइन और वेदर द वेदर बी नॉट, वेदर द वेदर बी कोल्ड और वेदर द वेदर बी हॉट, विल वेदर द वेदर, वेदर द वेदर, वेदर वी लाइक इट और नोट। तो इसको आपको फटाफट फटाफट ऐसे ही बोलना है, ये टंग ट्विस्टर है आपके लिए वेदर। ठीक है बच्चों, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। रेन हैज अराइव्ड आफ्टर ए लॉन्ग ड्राई स्पेल ऑन अर्थ। तो इमेजिन द रेन एंड अर्थ हैव ए कन्वर्सेशन। अब आप इमेजिन करिए, देखिए बहुत लंबे समय के बाद में अर्थ पर रेन गिरी है, बारिश गिरी है सूखी धरती पर, ठीक है। तो अब आपको अर्थ और रेन के बीच में कन्वर्सेशन देखनी है। वर्क इन पेयर एंड प्रेजेंट द रोल प्ले, यू माइट यूज द हिंट इन द टेबल गिवन ब्लू। देखिए टेबल में जो आपको हिंट दिए गए हैं कि रेन क्या बोलेगी, अर्थ क्या बोलेगी, आप ग्रुप में डिवाइड हो जाइए बच्चों, और रेन और अर्थ का रोल आपको प्ले करना है, ठीक है। तो ये आपको खुद से करना पड़ेगा, डू इट योर सेल्फ। इसको आप पढ़िए और क्लास में अपने दोस्त के साथ में करके देखिए, ठीक है, रोल प्ले। चलिए अब ये आती है बारी लिखने की, लेट अस राइट। तो यू हैव ऑब्जर्व द डिफिकल्टीज फेस बाय द पीपल इन योर नेबरहुड ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ वाटर स्पेशली ड्यूरिंग द समर मंथ। देखिए आपने जो आपके नेबरहुड है, आपका आस पड़ोस, उसमें पानी की किल्लत देखी है कि कैसे लोग परेशान हो रहे हैं पानी की किल्लत की वजह से, स्पेशली गर्मियों के महीनों में। तो राइट ए लेटर टू द काउंसलर ऑफ योर म्यूनसिपल वार्ड। तो म्यूनसिपल वार्ड के काउंसलर को आपको लेटर लिखना है, जिसमें रिक्वेस्ट होगी हर हिम टू सेटअप ए रेन वाटर हार्वेस्टिंग यूनिट, कि उसको आपको रिक्वेस्ट देनी है कि एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग यूनिट हमारे यहाँ पर आप सेटअप करवाइए ताकि पानी की किल्लत ना हो। प्रोवाइड सजेशंस टू एड्रेस द इशू। तो आपको उसको इशू को एड्रेस करने के लिए सजेशंस प्रोवाइड करने हैं। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। यूज फॉर्मल लैंग्वेज, सबसे पहले आपको फॉर्मल लैंग्वेज यूज करनी है। कीप सेंटेंस शॉर्ट एंड टू द पॉइंट, सेंटेंस को छोटा रखना है, टू द पॉइंट रखना है। स्टेट द पर्पज क्लियरली एंड कंसाइजली, अपने पर्पज को आपको बिल्कुल क्लियर और कंसाइजली होना चाहिए। गिव रिलेवेंट डिटेल, और जो आपको जरूरी डिटेल लगे, रिलेवेंट लगे, वही डिटेल आपको देनी है, ठीक है बच्चों। तो ये फॉर्मल लेटर का आपका लेआउट है कि सेंडर का एड्रेस रहेगा, पहले मैंने छोड़ दिया है, आप अपना एड्रेस भरिए। यहाँ पे फिर डेट रहेगी, फिर म्यूनसिपल काउंसलर रहेगा जिसको आप दे रहे हो। सब्जेक्ट से मैंने लिखा है, देखिए सब्जेक्ट रिक्वेस्ट टू इंस्टॉल रेन वाटर हार्वेस्टिंग यूनिट वार्ड नंबर 44, ये तो आपका यहाँ तक लिखा है। अब आप लिखोगे डियर मैडम और सर, ठीक है, जो भी वहाँ पर हो। तो आई एम राइटिंग टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू द सीवियर वाटर स्कार्सिटी बीइंग फेस्ड बाय द रेजिडेंट ऑफ अवर नेबरहुड स्पेशली ड्यूरिंग द समर मंथ। ठीक है बच्चों, पहले सबसे मेन में आपने बता दिया कि क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम पे आपने अटेंशन डाल दी। ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ हो गया, ठीक है। चलिए अभी सेकंड पैराग्राफ पे चलते हैं। कोज एंड कंसिक्वेंसेस क्या हैं? तो दिस स्कार्सिटी इज कोज बाय इरेगुलर रेनफॉल, excessive usage or poor storage system. As a result, we struggle to meet our daily water needs for drinking, cooking and cleaning. People are forced to depend on water tankers which are often irregular and expensive. तो ये आपके कॉजेज और कंसिक्वेंसेस हो गए जिसकी वजह से आपको दिक्कत हो रही है कि भाई ये जो इरेगुलर रेनफॉल हो रहा है और या फिर एक्सेसिव यूज हो रहा है पानी का, और पुअर स्टोरेज सिस्टम जो है, इसकी वजह से ये दिक्कत पैदा हो रही है, पानी की कमी। तो इसकी वजह से लोग क्या स्ट्रगल कर रहे हैं, अपनी जो डेली वाटर नीड है, खाने की, पीने की, धोने की, वो भी उनकी पूरी नहीं हो पा रही है, ठीक है। लोग लोग फोर्स हैं इस चीज़ के लिए कि इस पे जो वाटर टैंकर से पानी आ रहा है उस पर डिपेंडेंट है, जो कि इरेगुलर है और बहुत ही ज़्यादा खर्चीला भी है।
तो पैराग्राफ 3 रिक्वेस्ट एंड सजेशन, अब आपको रिक्वेस्ट और सजेशन देना है कि क्या करना है। तो आई हम्बल रिक्वेस्ट यू टू सेट अप ए रेन वाटर हार्वेस्टिंग यूनिट इन आवर लोकेलिटी। दिस सिस्टम विल हेल्प अस कलेक्ट एंड स्टोरेज रेन वाटर, रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन ग्राउंड वाटर एंड इंश्योर सस्टेनेबल वाटर सप्लाई। तो पब्लिक, बहुत सिंपल लैंग्वेज बच्चों मैंने यूज किया, आप आराम से इसको लिख सकते हैं, समझ सकते हैं जब मैं बोल रहा हूँ। तो पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट कैन फर्दर सपोर्ट दिस एफर्ट। Now, rooftop collection system, recharge pits and community tanks can be good starting points. अब नेक्स्ट है आपका कंक्लूजन आपको देना है। तो वी लुक फॉरवर्ड टू योर प्रॉम्प्ट एक्शन एंड सपोर्ट इन मेकिंग अवर वार्ड वाटर एफिशिएंट एंड इको फ्रेंडली। फिर आप बाद में ये चीज़ें लिखोगे कि योर सिंसियरली, और यहाँ पर भेजने वाले के आप सिग्नेचर करोगे और नाम लिखोगे सेंटेंस का, ठीक है बच्चों, फुल नेम ब्रैकेट में। तो ये आपका फॉर्मल लेटर बनके तैयार हो गया, जो मैंने आपको दे दिया, आप सेम एज इट इज लिख सकते हैं। नाउ लेट अस एक्सप्लोर। फर्स्ट है रेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू फंक्शन इन ए प्रॉपर मैनर। देखिए रेस्ट एक हमारी बॉडी के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है कि हमारी पूरी बॉडी प्रॉपर मैनर में फंक्शन करे। इवन द अर्थ नीड रेस्ट, जबकि ज़मीन को भी रेस्ट चाहिए, अर्थ को भी। दिस इज नोन एज फैलोइंग। इसको क्या बोलते हैं? फैलोइंग बोलते हैं। रीड द फैक्ट्स गिवन बिलो रिलेटेड टू फैलोइंग। तो फैलोइंग से रिलेटेड ये फैक्ट्स आपको दिए गए हैं। ए फैलो ईयर रेफर टू ए लिविंग द लैंड विदाउट शोइंग फॉर वन और सेवरल वेजिटेबल साइकिल। तो फैलो ईयर किसको कहते हैं बच्चों? जिसमें पूरे साल या फिर कुछ सीजन में फसलें ना बोई गई हों और इसको मतलब अर्थ को रेस्ट दिया गया हो। सेकंड, दिस इज डन टू अलाउ द लैंड टू रिकवर इट्स न्यूट्रिएंट्स एंड रिटेन मॉइस्चर। ये क्या करता है? अगर आप फैलोइंग ईयर या फैलोइंग क्रॉप उसको देते हो अर्थ को, तो ये अपने अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है, मॉइस्चर है, उसको रिटेन करता है। इट आल्सो हेल्प टू अवॉइड स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज एंड कंट्रोलिंग पेस्ट्स। और ये जो डिजीज होती हैं उनको भी, और पेस्ट होते हैं उनको कंट्रोल करने में मदद करता है, उनको डिजीज को फैलने में और पेस्ट को कंट्रोल करने में। नेक्स्ट है द सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट मेथड हैज बीन अप्लाइड फॉर सेंचुरीज। देखिए जो लैंड, इसका सस्टेनेबल मेथड है लैंड मैनेजमेंट का, वो 100 साल पहले से अप्लाई हो रहा है। वेयर इन ए फील्ड इज डिवाइडेड इनटू 2 हाफ्स, जहाँ पर एक खेत को दो बराबर भागों में बांट दिया जाता था। वन इज प्लांटेड विद क्रॉप्स वाइल द अदर रिमेन अनप्लांटेड। तो आधे में वो प्लांट मतलब क्रॉप बोते थे, आधे को छोड़ देते थे। देन द प्रोसेस इज रिवर्स इन द फॉलोइंग ईयर, और अगले साल फिर जो आधा खाली था उसमें बोते थे और अगेन आधे को छोड़ देते थे जिसमें बोया था। ठीक है, देखिए कितना अच्छा काम वो करते थे। फाइंड आउट फ्रॉम योर वोकेशन एजुकेशन टीचर अबाउट एग्रीकल्चर एज ए वोकेशन एंड अदर रिलेटेड वोकेशंस सच एज हॉर्टिकल्चर एटसेट्रा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर मैं आपको ये भी जानकारी दे सकता था यहाँ पर कि जैसे एपीकल्चर होता है, हॉर्टिकल्चर होता है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे हैं एक्टिविटीज जो कि एग्रीकल्चर वोकेशन होता है, व्यवसाय जो आपके एग्रीकल्चर वोकेशन से ही जुड़े हुए हैं, ठीक है। बट आप इसको फाइंड आउट करिए, जो आपके स्कूल में आपके एग्रीकल्चर के टीचर हैं उनसे, सॉरी वोकेशनल एजुकेशन जो टीचर हैं। अगर नहीं है तो फिर बताना, मैं कमेंट बॉक्स में आपको इसका भी रिप्लाई दे दूंगा कि जैसे हॉर्टिकल्चर होता है, एपीकल्चर होता है, इसी तरह से और कौन कौन सी वोकेशन होती हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो इंडियाज रिच ट्रेडिशन ऑफ मेट्रोलॉजिकल नॉलेज इंक्लूड इंडिजिनस फोरकास्टिंग सिस्टम ग्राउंडेड इन एंशिएंट विजडम। देखिए बच्चों, हमारे भारत की जो मौसम विज्ञान की जो समृद्ध परंपरा है, उसमें जो हमारी खुद की स्वदेशी जो पूर्व अनुमान प्रणालियां हैं वे शामिल हैं, जो कि प्राचीन ज्ञान पर आधारित हैं, ठीक है, हमारे एंशिएंट विजडम पर। दीज प्रोवाइड सोफिस्टिकेटेड मेथड फॉर प्रिडिक्टिंग क्लाइमेट। ये हमें क्या करते हैं? वर्षा और मौसम से संबंधित बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड चीज़ें हमें प्रोवाइड करते हैं। तो कैलकुलेटिंग रेनफॉल एंड इशूइंग अर्ली वार्निंग, तो कितनी बारिश होगी, ठीक है, इसके बारे में, और बारिश के बारे में अर्ली वार्निंग हमें ये प्रोवाइड कराते हैं। रेफरेंसेस टू रेन एंड वेदर आर फाउंड इन न्यूमरस एंशिएंट टेक्स्ट। तो देखिए मौसम और बारिश से जुड़े हुए बहुत सारी जानकारियां हमें अपने प्राचीन टेक्स्ट में, एंशिएंट टेक्स्ट में मिलती है, इंक्लूडिंग द ऋग्वेद, सामवेद, ये श्रीमद् भगवत, पाराशर संहिता, पाणिनीज अष्टध्यायी एंड मेघमाला। तो ये कुछ बुक हैं, एंशिएंट हमारे टेक्स्ट हैं, जिनमें हमें
रेन और वेदर के बारे में पता चलता है। तो दीज टेक्स्ट ऑफर इंसाइट इनटू रेनफॉल पैटर्न एंड सीजनल चेंजेस। और ये जो हमारे एंशियंट टेक्स्ट हैं ये हमें पैटर्न और मौसम से के परिवर्तन के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारियां प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट है मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज फॉर एग्रीकल्चर इन इंडिया। भारत में जो मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज हैं एग्रीकल्चर के लिए उनके बारे में। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी डिवीजन इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट दैट इज IMD इज टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ एडवर्स वेदर ऑन क्रॉप्स एंड लिवरेज क्रॉप्स वेदर रिलेशनशिप टू बूस्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो कृषि का जो कृषि मौसम विज्ञान विभाग है जिसको हम IMD कहते हैं, उसका जो मेन मकसद है वो फसलों पर जो नेचर है उसके प्रतिकूल प्रभावों को कम करना है। ठीक है बच्चों, और जो फसल मौसम के का संबंध है उसका यूज करके जो एग्रीकल्चर है उसके उत्पादन को बढ़ावा देना है। तो इन एडिशन टू फोरकास्ट एंड एडवाइजरी सेवरल अदर वेदर रिलेटेड सर्विसेज आर आल्सो प्रोवाइडेड। तो यहाँ पर केवल जो इनके ये फोरकास्ट हैं और एडवाइजरी हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी वेदर से रिलेटेड सर्विसेज प्रदान की जाती हैं। ठीक है, तो फॉर डिटेल इन्फॉर्मेशन विजिट, तो ये साइट आप गूगल पे डालकर और क्या क्या ये सर्विस प्रोवाइड कराते हैं हमारे IMD वाले वो आप देख सकते हैं। तो बच्चों इस तरह से आपका पूरा चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स फिनिश हो जाते हैं। बहुत बड़ा चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स थे। ठीक है, वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके सभी चैप्टर रीडिंग और क्वेश्चन आंसर्स इसी तरह से आपको इसी चैनल के व्यू पेज पे जाके मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी पूरी क्लास 8 इंग्लिश की प्लेलिस्ट बनी हुई है। और अपने साथी दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताएंगे आपकी वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।